मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः एक लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक और परीक्षा से उपयोगी श्रृंखला लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और पुनः केमिस्ट्री विषय से जैव अणु के तीसरे भाग के तहत मैं आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह भी तेजी से बतला देना चाहता हूं कि इसका मुझे चौथा भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अंश इसका बचा रह जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसका चौथा भाग भी प्रस्तुत करूंगा। आप सभी भाग को शुरू से अंत तक सुने, लाभ उठावे। और यदि आप सुनील जी खांटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भैया आपका अपना चैनल है, आप दरभंगा मधुबनी साइड हो, यहाँ का अपन चैनल एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपन दोस्त महिम का बतलाओ। आप यदि सिवान, छपरा, आरा के रहने वाले हैं तो हार के अपन चैनल बा एक लाइक करे, सब्सक्राइब करो, अपन दोस्त यार के बताबो। आप मोकामा साइड के रहने वाले हैं, आप मान लीजिए बरहिया के रहने वाले हैं, बाढ़ के रहने हैं तो हार के अपन चैनल या बाहो एक लकिया करो, सब्सक्राइब कर अपन दोस्त यार के बताबो। शुरुआत में करता हूं प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना मीन्स स्ट्रक्चर, संरचना कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन की। तो प्रोटीन में हम जानते हैं कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल का बहुलक मीन्स अमीनो अम्ल का पॉलीमराइजेशन के बाद ये बनता है। तो इस स्थिति में इसमें पेप्टाइड आबंध होता है। पेप्टाइड आबंध, तो इसको हम इस रूप में कर सकते हैं कि रासायनिक रूप से पेप्टाइड जो होता है COOH और NH2 का समूह है, इसको पेप्टाइड कहते हैं। NH2 और COOH, इन दोनों के समूह को हम लोग पेप्टाइड कहते हैं। अब इसके मध्य बना आबंध होता है। आबंध मीन्स की एक रस्सी की तरह जो है बंधन बना रहता है। तो इसमें अब हमको ये निर्भर करता है कि यदि इसमें 2 एमिनो अम्ल जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में इसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे। यदि इसमें 3 हो तो इसको हम ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। यदि इसमें 4 हो तो इसको हम टेट्रापेप्टाइड कहेंगे। हम जानते हैं 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं और 4 को हम लोग इसमें टेट्रा कहते हैं। तो ये तो आपको मालूम ही है। तो इसी तरह से उसका नाम कि कितना उसमें एमिनो अम्ल है उस पर वो निर्भर करता है, उसका नामकरण। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आणविक आकृति के आधार पर, इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन को हम लोग 2 भाग में वर्गीकृत करते हैं। एक भाग होता है, एक भाग जिसको हम लोग कहते हैं रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन माने कि जिसमें रेशा हो। रेशा नहीं पूछते हैं तो जय में इसमें ध्यान रखिएगा कि रस्सी में जो निकला रहता है हल्का हल्का, जिसको कहते हैं धागा नुमा संरचना, उसी को रेशा कहते हैं। तो रेशा हो रेशेदार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन में क्या है कि हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड के इसमें सबसे पहले तो ये जानने के कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला समानांतर होती है। मीन्स जैसे एक ऊपर से गया, एक नीचे से गया, फिर नीचे से गया, तो वो समानांतर होती है। और हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड का आबंध द्वारा ये संयुक्त रहता है। इसके बाद इसमें रेशा जैसे संरचना बनती है। ये जो रेशा आप देखते हैं, रेशा जिसको कहते हैं धागा नुमा संरचना, इसी के कारण इसको रेशेदार प्रोटीन भी कहते हैं। इसका उदाहरण में आपको आ गया बाल हो गया, ऊन हो गया, इसमें चले आइए फिर रेशम हो गया, ये सब हो गया। और मायोसिन एक ऐसी रेशेदार प्रोटीन है जो आपके बांह के नीचे ही आपको पाई जाएगी। जैसे मान लीजिए बांह के नीचे, बल्कि आपका त्वचा है ना, तो इसके नीचे आप देखिएगा, चमड़े के नीचे ये रेशेदार आप देखिएगा महीन धागा। यदि कट जाएगा तो आप देखिएगा महीन, या ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर को आप दिखाएगा तो आपको पतला पतला जालीनुमा संरचना लगेगा। वही आपका मायोसिन मांसपेशी में उपस्थित रेशेदार प्रोटीन है। जल्दी बोल दिनेश, मांस में उपस्थित रेशेदार प्रोटीन को क्या कहते हैं? जल्दी बोल मायोसिन कहते हैं। बिल्कुल सही, तुमको 80% नंबर आएगा। अच्छा, अब अगला देखते हैं। गोला आकार का प्रोटीन, जो गोल आकार का प्रोटीन है। तो गोल आकार का प्रोटीन में जब पॉलीपेप्टाइड का श्रृंखला इसमें कुंडली बना करके गोल आकृति प्राप्त कर लेता है, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे कुंडली नहीं समझते तो देखिए ये है कुंडली स्प्रिंग टाइप का। देखिए ये है कुंडली, इसको खींचिएगा तो बड़ा हो जाएगा और इसको चिपकाइएगा तो छोटा हो जाएगा। तो कुंडली आकार का यदि गोला बन जाए तो उस स्थिति में आपको इसको हम लोग
गोलाकार प्रोटीन भी कहते हैं, गोलक आकार भी प्रोटीन कहते हैं। ये इसमें इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया। इंसुलिन जानते हैं कि इंसुलिन के अल्प रिसाव से आप डायबिटीज रोग हो जाता है, इंसुलिन के अधिक रिसाव से भी बीमारी हो जाती है, शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये इसका उदाहरण है। अब प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण माने होता है कि स्ट्रक्चर ध्वंस हो जाना, स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाना, विकृतीकरण कहते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाना। तो इस स्थिति में तो किसी भी जीव में पाई जाने वाली त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय किसको कहते हैं? 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो, 3 डायमेंशनल। तो त्रिविमीय संरचना यदि बना हुआ है और किसी के कारणवश, मान लीजिए इसको हम ताप में परिवर्तन करके या पीएच वैल्यू में परिवर्तन करके, यदि प्राकृतिक प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को हम उसमें डिस्टर्ब कर दें, तोड़ दें, विकृत कर दे, तो उस स्थिति में उसको हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण करते हैं, कहते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे ताप में चेंज कर दीजिए, आप पीएच वैल्यू में परिवर्तन कर दीजिए, प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाएगा। तो इसमें अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो गोलिका ग्लोबुल होता है, जिसको हम कहते हैं गोलिका, ये खुल जाएगा। जैसे इसमें जो गोल गोल आकार देखते हैं ये खुल जाएगा। इसके बाद और देखिए इसका हेलिक्स जो है ये अकुंडलित होता है। हेलिक्स किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए इस तरह का लगा है, इस तरह का चिपका रहता है, तो यदि आप इसको खोल दीजिएगा ऐसे करके, आप देखिएगा नारियल का रस्सा जो बनाएगा तो वो इस तरह का उसको बनाता है। तो यदि हेलिक्स इस तरह का है तो उसमें यदि खोल लीजिएगा तो खोल, मान लीजिए 2 को अधसर सांप के देखे होगा कभी कभी नाग नगिनिया के, तो इस तरह से लटपटाए रहेगा, इस तरह से लटपटाया रहेगा। इसको यदि खोल दिए तो वो हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है। उस स्थिति में प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये टूट जाता है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। विकृतीकरण में 2 से 3 डिग्री की जो संरचना होती है वो टूट जाता है, लेकिन 1 डिग्री तक की संरचना वो अप्रभावित रहती है, वो बनी रहती है। अब जैसे इसका उदाहरण जान लीजिए, उबाल दीजिएगा तो अंडा के भीतर देखे होइएगा आपका द्रव होगा। अंडा यदि खाते होइएगा और जो न भी खाते होगा तो अंडा के ऊपर का यदि सेल तोड़िएगा तो भीतर में आपको पानी जैसे लगेगा, और उसको आप क्या कीजिए, गर्म पानी में डाल दीजिए, अंडा को उबालिएगा, वो अस्कंदित हो जाएगा। अस्कंदित नहीं समझते तो वो जम जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं एग बॉयल करना, तो वो जम जाएगा और उसके वो भी आपका प्रोटीन के विकृतीकरण के बाद ही होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये भी एक उदाहरण है जो टेम्परेचर देकर के किए। फिर चले आइए, दूध में उपस्थित लैक्टिक अम्ल जानते हैं कि एक इसमें कि जैसे लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया, वो आपको उपस्थित होता है, और उसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि दूध का भी स्कंदन होता है, जम जाता है। जब हम दूध को हीट करते हैं तो छाली उली पड़ता है ना, देखते हैं ना, छाली पड़ता है, छाली से निकाल करके ओकरा हम मथ के घी बनाते हैं, छाली से निकाल करके उसका मलाई निकालते हैं, छाली से निकाल करके हम बहुत सारा काम करते हैं। तो ये आप यहां तक कि आप देखिएगा कि दूध को हम बाद में जोरन डाल करके दही में भी तब्दील कर लेते हैं। तो ये सब जो हम इसमें उसके प्रकृति में बदलाव जो आता है, उसमें कहीं ना कहीं इसकी भी प्रोटीन के विकृतीकरण का भी हाथ होता है। अब आइए प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना आप देखिए, जैसे कि ये हुआ सीधा आप देखिए, इसमें हम इसको कहते हैं प्राथमिक संरचना, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हो गया आपको पहला कुंडली के रूप में है, इसको हम लोग द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसमें चले आइए तो पूरा इसको देखिए, कुंडली के रूप में ऐसे है, इसको हम लोग तृतीयक संरचना कहते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए जब प्रोटीन की संरचना अलग अलग होती है, प्राथमिक संरचना सीधा, द्वितीयक संरचना एक कुंडली होगा आपका एक, और तृतीयक संरचना में आप देखिएगा जो तीन वो कुंडली बना हुआ, एक कुंडली ये, दूसरा और तीसरा, इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं एंजाइम का काम होता है उत्प्रेरण करने वाला, उत्प्रेरक का काम होता है। जैसे किसी भी जीव में भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रिया को इसके समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, उसमें हम इसके कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं।
और उसी कोऑर्डिनेशन से ही संभव है। आपको पूर्व में हमने बतलाया था कि जैसे आप मोटरसाइकिल है, जैसे आप कार है, जैसे आप कोई भी गाड़ी ले लो तो उसमें आपका पेट्रोल या डीजल जलता है, ठीक। और यदि बाइक है तो उसमें पेट्रोल जलता है, लेकिन आप फिर मोबिल क्यों डालते हैं? क्या जरूरत है? मोबिल नहीं डालिएगा क्या हो जाएगा? इंजन आपका जल जाएगा, सीज कर जाएगा। मोबिल का क्रम है कि पेट्रोल को जलाने में, ईंधन को जलाने में, डीजल को जलाने में, उसमें उसको वो एक उत्प्रेरक का काम करता है, वो इंजन को समन्वय की भूमिका निभाता है। उसी तरह से ये एंजाइम है। जैसे देखिए शरीर में भिन्न भिन्न क्रिया होती है, भोजन का पचना, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण होना, इसके बाद ऊर्जा का उत्पादन। अवशोषण होना माने कि शरीर की ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा ले लेता है, फिर जो जरूरत नहीं रहती है वो अपना पच उच करके मूत्र के माध्यम से या पैखाना के माध्यम से, शौच के माध्यम से निकल जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें एंजाइम सहायता करता है। तो एंजाइम ये एक्टिवेट करने का काम करता है, ये एक्टिवेट करने का काम करता है या स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करने का भी काम करता है उसमें। तो एंजाइम बहुत कम मात्रा में चाहिए। आप देखिएगा किसी व्यक्ति को पेट खराब हो गया, किसी व्यक्ति को यदि मान लीजिए सुईल हो गया, किसी व्यक्ति को आंव हो गया, तो उस स्थिति में देखिएगा कि इसकी जरूरत पड़ती है एंजाइम के। डॉक्टर आपको एक एंजाइम जरूर लिखेंगे इस। तो फिर चलिए, जैसे देखिए वीटाजाइम आप नाम सुने होइएगा, बहुत सारा एंजाइम का नाम देखे होइएगा। तो उसको वो खाना खाने के बाद 1 चम्मच 2 चम्मच ले लीजिएगा, खाना का पाचन अच्छा होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं विटामिन। विटामिन का नाम सब लोग सुने होइएगा। तो विटामिन शरीर को कोई सीधा ऊर्जा नहीं देता है, विटामिन शरीर को सीधा ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन शरीर के अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इसकी भूमिका होती है, शरीर के अन्य उपापचय कार्य में इसकी भूमिका होती है। विटामिन की कमी से रोग हो जाएगा, यह भी तय मानिए। विटामिन शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब विटामिन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुछ विटामिन ऐसा है जिसका बॉडी स्वयं निर्माण कर लेता है, और अधिकांश विटामिन हमको शरीर के बाहर से लेना पड़ता है। कुछ विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है, जैसे बी और सी, और कुछ विटामिन ऐसा है वो वसा में घुलनशील है, जैसे ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील है। तो जो जल में घुलनशील है उसको आपको बाहर से नियमित मात्रा में लेना पड़ेगा, नहीं तो चूंकि जल में घुलनशील है तो फिर पेशाब माहे निकल जाएगा, मूत्र माहे निकल जाएगा, तो स्वाभाविक है आपको। इसीलिए आप देखिएगा चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, चाहे बड़े बड़े पर्सनालिटी हो, चाहे कोई भी हो, सुबह उठने के बाद आपको गुनगुना पानी में या ठंडे पानी में नींबू निचोड़ करके पी लेते हैं। वो विटामिन सी का बहुत अच्छा, इससे शरीर ग्लो करता है, त्वचा में सुंदरता आवेगी, गोराई बढ़ेगा, फेस में आपका चमक रहेगा, ग्लैमर रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, आकर्षण होगा। तो ये सब देखते हैं कि इसमें तो जो आपको जल में सोल्यूबल है वो बाहर से नियमित लेना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखें कि विटामिन जो है इसमें संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा बहुत कम, नहीं के बराबर हो पाता, कम ही है जो विटामिन हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। और ये पौधा में आपको प्रायः पाया जाता है, पौधा हो या मान लीजिए आपका सब्जी हो, या कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जो आपको मीट में भी मिलता है, मछली में भी मिलता है, इन सब में आपको मिलेगा पर्याप्त। अब विटामिन का नामकरण जो है, जैसे ए बी सी डी, कुछ बी में आपका उपभेद भी है, B1, B2, B3, B5, B7, B12, इन सब तरह का उपवर्ग भी बनाए हुए हैं विटामिन के। तो इस तरह से आपका विटामिन का उपवर्ग भी बनाया हुआ है, और इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। विटामिन के कमी से रोग हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि विटामिन आप अनियंत्रित लीजिएगा तो उससे भी आपको नुकसान होगा। इसलिए विटामिन डॉक्टर के कहने पर ही लेना चाहिए, माने डॉक्टर के ही कहने पर भी उसको संतुलित मात्रा में आपको इनटेक बढ़ाना चाहिए। हाँ, विटामिन बी सी आप लीजिएगा तो ठीक है, वो मूत्र से विसर्जित हो सकता है, लेकिन यदि आप विटामिन ए डी इसको यदि अनियंत्रित रूप से लीजिएगा तो ये नुकसान भी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर के अनुसार इसमें अब विटामिन संतुलित मात्रा में होना चाहिए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि विटामिन 2 शब्द से बना है। एक बना है विटामिन वाइटल मीन्स की अत्यंत महत्वपूर्ण। विटामिन का एक शब्द वाइटल
अत्यंत महत्वपूर्ण, और दूसरा है आपका एमीन। तो एक हो गया वाइटल मीन्स अत्यंत महत्वपूर्ण, और दूसरा है एमीन। तो दूसरा एमीन, तो शुरू में ऐसा मानना था कि विटामिन का अमीन उसमें उपस्थित होता है, लेकिन बाद में देखा गया कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यौगिक में अमीनो समूह होते थे ऐसा मानना था, लेकिन बाद में देखा गया ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो फिर क्या किया गया, अब तो चूंकि नाम तो पढ़ चुकी थी, नाम तो आ चुका था, पूरा पुस्तक वैज्ञानिकों बीच फेमस हो चुका था, तो अंत में क्या किया, इसका ई शब्द हटा दिया गया, ई शब्द हटा दिया गया और सीधा नाम इसका विटामिन आपको डाल दिया गया। चूंकि जब देखा गया यौगिक में एमिनो समूह की महत्व नहीं है और इसकी उपस्थिति अनिवार्य भी नहीं है, तो इसको आपको डाल दिया गया। अब विटामिन का वर्गीकरण आपको पहले ही बतला दिए कि हम दो आधार पर कर सकते हैं, जो विटामिन जल में घुलनशील हो बी और सी, और जो वसा में घुलनशील हो तो ए डी ई के। जो जल में घुलनशील है वो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मान लीजिए जल्दी मूत्र के माध्यम से विसर्जित हो सकता है, तो ए डी ए के। इसके बाद आइए वसा में जो आपका विलय है, तो वसा में जो विलय विटामिन होते हैं वो आपको यकृत में भी कुछ स्टोर रहता है, यकृत में भी स्टोर रहता है, और आपके उत्तक में भी वो कुछ जमा रहता है। आपातकालीन शरीर उससे भी काम निकाल सकता है। लेकिन फिर भी आप ये जानिए कि विटामिन नियमित रूप से शरीर आपका ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें विटामिन संतुलित हो। और भोजन के बारे में आपको बतलाते हैं कि जितना कलर्ड भोजन होगा, जितना रंगीन भोजन होगा, उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि आप फ्रूट सी लेते हैं, सलाद लेते हैं, तो जैसे कि हरा हुआ, लाल हुआ, जैसे मान लीजिए टमाटर लाल हुआ, खीरा हरा हुआ, ककड़ी हरा हुआ, इस तरह का यदि आप सलाद लेते हैं तो वो आपके लिए अत्यंत फायदेमंद होगा। धनिया हरा हुआ, ये सब कई सब्जी में भी आपको अलग अलग विटामिन पाया जाता है। विटामिन डी लेना चाहते हैं, सूरज की रोशनी में बैठे, विटामिन ए लेना चाहते हैं तो गाजर खाएं। ये सब आपके लिए अत्यंत फायदेमंद। विटामिन के बारे में आपको आगे बहुत विस्तृत जानकारी दूंगा। आपका भोजन संतुलित होना चाहिए, और अलग अलग कलर्ड का सलाद यदि हो अलग इसमें, तो बहुत ही फायदेमंद होगा। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यही विदा ले रहा हूं, और बहुत जल्दी मैं आपको इसके चौथे और अंतिम भाग में मिलूंगा। और इसी के साथ मैं विदा रहा, और यदि आपको पसंद आया तो लेक्चर तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बतलाओ। जय बिहार, जय भारत।